सभी वक्ताओं को जो भी अपना विषय रखना हो उसके लिए स्वागत उनका रहेगा। तो मैं आनंद सावरण जी, चेयरमैन स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एवं अद्वैत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका आह्वान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो आकर अपना विषय रखें। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में उपस्थित विनय राय जी, संयुक्त सचिव लीग ऑफ सिटीजन्स, आदित्य त्रिपाठी जी, कार्यकारी अध्यक्ष ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, डायरेक्टर साहब स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज, नीलकंठ मणि पुजारी जी, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज, ज्योति शर्मा जी, ऑपरेशनल मैनेजर स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं आप सबका स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि आज हम लोग बैठे हैं पर्यावरण और हम इस टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो पर्यावरण है हमारे इतिहास में आदिकाल से ही हम लोग काफी सचेत रहे हैं पर्यावरण के। सब कुछ अपना दान करके कुटिया में रहने चले जाते हैं। तो उसी समय का एक वृत्तांत है कि वर्तंतु ऋषि थे। वर्तंतु ऋषि के शिष्य हुए कौत्स। कौत्स चूंकि उस समय विपन्न थे, काफी बहुत धन धनाढ़ से संपन्न नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई कि वो अपने गुरु जी के पास गए, वर्तंतु ऋषि के पास। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, हमारी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई, तो हमें गुरु दक्षिणा क्या देनी है। तो स्वाभाविक रूप से गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं, तुम बस जाओ, प्रसन्न रहो और जीवन में अच्छा करो। लेकिन काफी वर्तंतु ऋषि ने खींच गए उनके ऊपर, कहे भाई आप हमारे शिष्य हैं, हम आपको जो है मना कर रहे हैं, लेकिन चले गए राजा जी के पास। तो राजा रघु जो कि वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो भी विपन्न अवस्था में ही थे, क्योंकि सब कुछ वो दान ही करते थे प्राप्ति के लिए। तो जब उनसे मिले तो राजा रघु ने, तुलसीदास लिखते हैं कि राजा रघु ने मंत्र पहले 5 लोग उनकी पर्यावरण चेतना क्या रहती। उन्होंने पहले श्लोक में लिखा कि माए वृक्ष लता पुष्प वनस्पतियां अच्छे से फूल फल तो रहे। दूसरा उन्होंने पूछा, मार्ग में पशु पक्षी खुश हैं, प्रसन्न हैं, निर्विघ्न विचरण कर रहे हैं। मार्ग से आए आप, वो मार्ग निष्ठा है। झरने रास्ते को मार्ग मिले तो रघुवंश में ही मैं अपनी हमारे पूर्वज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को लेकर कितने सचेत थे, उनमें इस बिजली अधिक थी। हम लोग आदिकाल से ही नीचे चले आ रहे हैं। लेकिन स्वयं आजकल समस्या इस बात की है कि विज्ञान को देखते हुए हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति हम लोग उतने संवेदनशील नहीं रह गए हैं। और पर्यावरण दिवस के रूप में हम गोष्ठी कर लें, मंच से भाषण दे लें, ये बात एक प्रकार से उचित तो है, लेकिन जब तक हम संस्कारों में नहीं लेके आएंगे पर्यावरण संरक्षण अपने, तब तक कोई बात बननी है नहीं। अभी 2 वर्ष पूर्व कोविड-19 आया, कोरोना ने, तो प्रकृति ने सबको अपनी शक्ति दिखा दी कि प्रकृति क्या चीज है। तो छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक का उपयोग मिनिमम करना है, कम से कम करना है। किसी बड़े आदमी ने कहा भी है कि विज्ञान का कद तुम कभी इतना नहीं बढ़ा पाओगे कि पर्यावरण प्रदूषण करके प्रकृति आपदाओं से बच जाओगे। तो ये प्राकृतिक आपदा है कि कोविड, जहाँ पे जो
हम लोग करना पड़ा, उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वो चीजें, ये चीजें भविष्य में ना हो हमारे साथ, तो उसके लिए ये बेहतर है कि हम पर्यावरण संरक्षण में पूरा ध्यान दें, प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और जितना हो सके प्राकृतिक जीवन ही जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय अल्प है और वक्ता हमारे पास अधिक हैं, और हमें सब वक्ता होने से अच्छा होना। तो मैं श्रोता की भूमिका में अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कम शब्दों में अपनी सारी बात आपने रखी है। मुझे लगता है जो ऑडियंस हमारे पास अभी जुड़े हैं उनको ये बात सीधे सीधे समझ में आ रही होगी कि काम करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम लोग केवल बात करें। और हम सभी जो अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि आज इस एक बैनर पे हैं, हम सबका उद्देश्य यही है कि हम सभी जो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनकी चर्चा आपसे करें, ताकि आपको भी जानकारी हो कि ऐसे काम हमारे होते रहते हैं और हम व्यक्तिगत तौर पे क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम सभी आज प्रेरित हों। अगर व्यक्तिगत नहीं कर सकते तो हम इन चारों संस्थाओं में से किसी से भी जुड़कर ऐसे सामाजिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये विषय आज का है और मैं आनंद सावरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आशीष दीक्षित जी से कि स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज, उसके निदेशक हैं डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, हम सबको कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या काम करना चाहिए इस संबंध में मार्गदर्शन करें। और ऑडियंस सारे उनसे निवेदन है कि अपना परिचय कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहें, ताकि हम सबको ये जानकारी हो कि आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, आपको संदेश सारे मिल रहे हैं, सारी बात आप तक पहुँच रही है। और ये फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग को भी सब जगह शेयर करते रहें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और सब लोग इससे लाभान्वित हो सके। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी प्लीज। नमस्कार चेयरमैन सर और जो संस्था से आए हुए सारे जो भी महानुभाव हैं। मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित। सबसे पहले जो पर्यावरण है वो पर्यावरण हमारा मेनली जो सारा जितना हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारा मूल स्रोत है वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण और धीरे धीरे अभी आप देख रहे हैं मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अपने देख रहे हैं टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। तो मेनली ये क्या है, जो हम अपने जो पर्यावरण है उसको बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। जैसे अपने जो पेड़ पौधे हैं उनको हम काटते चले जा रहे हैं, अपने जो आवास है या और जो फैक्ट्री वगैरह हैं जितनी लगाने के लिए हम अपने खेतों को या जो भी हमारे वन वगैरह हैं उनको हम काटते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा सबसे बड़ी समस्या है, जैसे जो हमारी ओजोन में जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है, और जिससे क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये धीरे धीरे ये स्थिति बन रही है कि जो टेम्परेचर है अब आगे बताया जा रहा है कि जल्दी ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाएगा। तो ये जो जितने भी हम मानव है या फिर जो पशु पक्षी हैं वो उनके लिए धीरे धीरे ये सारा खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अधिक से अधिक पर्यावरण से को संरक्षित करें, पेड़ पौधे लगाएं और धीरे धीरे जिससे कि जो कभी पूर्व में होता था कि वर्षा अच्छी होती थी और उन सब का कारण था कि जो पर्यावरण है वो हमारा सबसे अच्छा था उस टाइम। तो और धीरे धीरे ये जितना भी है हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और कारण ये है कि हमने
पर्यावरण को खत्म कर दिया है धीरे धीरे, अपने जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या जो भी नई नई बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं उनके लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको अधिक से अधिक जो पेड़ पौधे लगा सकें, जिससे कि हम जो पूर्व स्थिति है उसमें पहुंच सकें। तो इसी मतलब मूलभूत आधार के साथ में मैं सभी जो भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे अतिथिगण हैं, उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये पर्यावरण में यही इसी तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे लगाकर और अधिक से अधिक वातावरण को शुद्ध बनाकर हम ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा संदेश डॉक्टर आशीष दीक्षित, निदेशक का स्पेक्ट्रम फार्मेसी कॉलेज द्वारा दिया गया। और जो अभी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स और शेयरिंग ये दोनों कंटिन्यूअसली चालू रहेगी, तो फिर हमारा ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, तो फिर एक सकारात्मक परिणाम भी आ जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर आशीष दीक्षित जी को। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान आदित्य त्रिपाठी जी, संयोजक ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, जो कि मूलतः हरदोई की संस्था है और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रकार से कार्य करती रहती है। उनसे निवेदन करूंगा कि अपने कामों के बारे में हम सबको प्रेरणा देने के लिए और क्या कर सकते हैं, ऐसे सारी बातें अपना विषय रखें। आदित्य त्रिपाठी जी। आनंद सावरण जी, विनय राय जी, आशीष दीक्षित जी, ज्योति शर्मा मैम जी, नीलकंठ भाई साहब, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी पूर्व में ही विदित हो चुके हैं कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। मूलतः हम भारतीयों की संस्कृति में ही पर्यावरण संरक्षण समाहित रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रो हम माता पृथ्व्या, मैं पुत्र हूं और पृथ्वी हमारी माता है। लेकिन आज के समय में विकास की अंधाधुंध दौड़ के बीच शायद हमने ऐसी भावनाओं का परित्याग कर दिया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न तरीके के प्रदूषण, जिससे पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, न जाने कितने प्रदूषण हैं, जिसके परिणाम आपने विगत दिनों में देखे। मार्च अप्रैल के बीच 125 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, लगभग तापमान 50 के आसपास पहुंच गया अप्रैल के लास्ट तक। समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जकार्ता जैसा देश, उसकी राजधानी डूबने के कगार पर है। उसकी राजधानी का निर्माण दूसरे टापू पर कराया जाएगा। लगभग 80 करोड़ लोग समुद्र के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जिनके विस्थापन की समस्या आ जाएगी समुद्र तल के बढ़ने से। तो इस तरीके से अगर हम आज नहीं चेते तो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। मूलतः हमने सही नदी के लिए काम किया है, तो जल पर ही बात करेंगे। कई सारे प्रदूषण तो सारे हानिकारक हैं, लेकिन जल प्रदूषण बहुत ही घातक है हमारे लिए। उसका कारण यह है कि अगर किसी को 1 महीने तक भोजन न मिले तो जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के आप 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते। विश्व में जो पेयजल की स्थिति है उसका 97% जल समुद्रों में है, जो हमारे पीने योग्य नहीं है। लगभग 3% जो जल है वो मीठा जल है, हमारे पीने योग्य है। उसका भी जो 3% है, उसका भी 75%, जैसा कि हम सब विदित हैं कि वो ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जो बचा हुआ लगभग 2.7% के आसपास या जो जल है
उसमें से 75% बर्फ है, बचा हुआ 22.6% ये भूजल के रूप में विद्यमान है, और जो शेष है वो नदियों में, पर्यावरण में जो वायु है उसकी नमी में और विभिन्न वनस्पतियों में उपस्थित है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास पीने योग्य पानी कितना कम है। शहरों में धीरे धीरे वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, गांवों की स्थिति भी बड़ी खराब है, बुंदेलखंड की स्थिति आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो नदियां जल स्तर को बढ़ाने में बहुत बड़ा नदियों का योगदान है। पृथ्वी का जो हमारे शरीर में जो नसें होती हैं जो रक्त प्रवाहित करती हैं, तो ये नदियां कहीं न कहीं पृथ्वी के लिए यही नस का काम कर, धमनियों का काम करती हैं जो पृथ्वी को जीवन देती हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो जितनी भी नदियां हैं, छोटी या बड़ी, सारी प्रदूषण का शिकार हैं और धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। हम सरकार गंगा नदी को स्वच्छ करने की बात कर रही है। जब तक गंगा नदी की सहायक नदियां स्वच्छ नहीं होंगी या उनकी धारा वो सदा नीरा नहीं होंगी, तब तक गंगा की स्वच्छता और गंगा बराबर सदा नीरा बनी रहे हमेशा के लिए, या केवल पूरी कल्पना ही होगी। जब तक हमारी सहायक नदियां उसकी गंगा नदी की प्रदूषण मुक्त नहीं हो जाती और उनकी धारा यथावत पुनः प्रवाहित नहीं होने लगती। मैं अपनी बात करूं तो सई नदी का जब मैंने आंदोलन प्रारंभ किया तो एक घटना हुई थी जिसने मुझे विचलित किया बहुत ज्यादा। लगभग 2008 की घटना रही होगी ये। मैं जा रहा था किसी काम से, तो मैंने देखा कि नदी के तट पर न जाने कितने कुंटल मछलियां मरी पड़ी हुई थी जिसकी सड़ांध आ रही थी। तो मैंने उधर के नदी के तट पर गया और वहां उपस्थित लोगों से जानकारी ली। तो पता चला कि हर साल ये सर्दियों के मौसम में कुछ लोग जहर पॉइजन डाल देते हैं नदी में, जिससे उसकी जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं और उनको जो मछली तस्कर होते हैं उनको भर के और मंडी में भेज देते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है और नदी को नुकसान होता है। वहीं से मेरा मन विचलित हुआ और मैंने सही के लिए काम करने की ठान ली। वहीं से सही बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। हमने 2008 में ही तो हमारी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने आंदोलन किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया और अंततः जिन लोगों ने जहर डाला था उन पे कार्यवाही हुई, उन पे एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अगले वर्ष फिर यही घटना हुई, पुनः एफआईआर हुई, फिर अगले वर्ष वही घटना हुई और पुनः एफआईआर हुई, हुआ कुछ नहीं। हमने इसके लिए केंद्र सरकार को अपना प्रोजेक्ट बनाकर भेजा, जो केंद्र से स्वीकृत हुआ, राज्य से स्वीकृत हुआ, लेकिन जनपद में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस समय हम लोग जन सहभागिता के आधार पर ही धीरे धीरे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सई नदी बहुत बड़ी नदी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरदोई जनपद के भिजवान झील से निकलती है और हरदोई से उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और जौनपुर में जाके गोमती नदी में विलीन हो जाती है। जौनपुर के राजघाट लगभग 700 किलोमीटर का ये नदी सफर तय करती है। 700 किलोमीटर में आने वाले नदी का ये गुण होता है कि 700 किलोमीटर में जो 700 किलोमीटर नदी का दायरा है, इससे नदी 2 किलोमीटर तक अपने किनारों से 2 किलोमीटर तक के भूजल को रिचार्ज कर देती है। तो 700 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो 2 किलोमीटर का एरिया है, उसका वाटर लेवल कहीं न कहीं इस नदी से मेंटेन होता था। नदी किनारे कई प्राचीन संस्कृतियां भी हैं। यही जैसे हरदोई जनपद में संचान कोट एक बोला जाता है, उन्नाव और हरदोई की सीमा पे है। तो वहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी की है, कुछ प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। वहीं पे एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी मिला हुआ है। तो नदी कहीं न कहीं हमारी संस्कृति की वाहक भी है। लेकिन आज आप लोग अगर सही को देखा होगा किसी ने,
तो धीरे धीरे वो मृतप्राय हो गई है। सई नदी का पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, कई कई जगह सूख गई है। लोग ऐसे नदी पार कर जाते हैं साइकिल लेके या पैदल, और नदी में कई जगह तो बड़े बड़े दरारें आ गई हैं, मिट्टी सूख गई है, वहां पानी का नामो निशान नहीं है। नदी इतनी प्रदूषित हो गई है औद्योगिक कचरे से कि उसका पानी, अगर ग्रामीण बताते हैं कि हम अगर हमारे शरीर में लग जाए कहीं तो खुजली होने लगती है। इतना प्रदूषित हो गया है पानी। यही प्रदूषित पानी जानवर, पहले जब नई नदी सही थी तो जानवरों को पीने के रूप में प्रयोग में आता था, लोग सिंचाई के काम में लाते थे। लेकिन आज के समय में सही एकदम गंदे नाले में जहां जहां इसमें पानी है, हरदोई में तो खैर अभी स्थिति ठीक है क्योंकि इसका उद्गम है, नहीं तो आगे ये गंदे नाले में ही तब्दील हो गई है और इसका पानी किसी योग्य नहीं रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि नदी, ये पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियां इसका दुष्परिणाम भुगतेंगी। धीरे धीरे हम लोग कहीं न कहीं सफल भी हो रहे हैं, लेकिन बड़ा काम है और संसाधन सीमित ही हैं, तो जितना हम लोग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बाकी सबका आह्वान करता हूं मैं कि वो भी अपनी भागीदारी निभाएं और इस जो पुण्य काम है, पुनीत काम है, चाहे वो कोई भी नदी हो, उसके संरक्षण के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए आगे आए। हमारी संस्था का जो प्लान है भविष्य में, सही से जो सही नदी का दायरा सीमित हो गया है, किनारों पर अतिक्रमण हो रहा है, लोगों ने खेत बना रखे हैं, शहर के अंदर भी अतिक्रमण हो रहा है जहां पे निकली है नदी, औद्योगिक जो कारखाने हैं उनका अपशिष्ट गिर रहा है उनमें, तरह तरह से सही की धारा को अवरुद्ध किया जा रहा है। उसको जन जागरूकता के माध्यम से हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सही सदा नीरा हो और हम सबका भविष्य, जो 700 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो और हम लोग अपनी जिम्मेदारी जो पर्यावरण के प्रति है उसको बढ़िया से निभा पाए, बढ़िया से कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण का एक विशेष आयाम आदित्य त्रिपाठी जी ने अपनी टीम के साथ पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते हुए काम कर रहे हैं। उस आयाम में वो है जल संरक्षण, और जल में भी विशेषतर नदी का संरक्षण। नदियां कभी लाइफलाइन कही जाती थी, आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं नदियों के, लेकिन फिर भी नदी ही जीवन है। नदी के किनारे ही हमेशा जीवन रहा है, जल ने ही जीवन दिया है, ये सब हम सभी जानते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आदित्य जी और उनकी टीम ने, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने एक लंबे टाइम से उसमें संघर्ष किया है। मैं स्वयं उस संघर्ष का साक्षी भी रहा हूँ। और ये सई नदी गोमती नदी में आकर मिलती है, जो कि पीलीभीत से चल के जौनपुर तक जाती है। तो कहीं ना कहीं सुल्तानपुर भी उसी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और कहीं ये सारी चीजें, लखनऊ, हरदोई और सुल्तानपुर, तीनों जिले इस नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो जल संरक्षण का ये अभियान हम सभी मिलकर इसमें जो कर सकते हैं अपना सहयोग करें, यही आह्वान मैं भी करूंगा आदित्य जी के साथ। जल संरक्षण में मछलियां भी एक, यानी कि जलीय जंतु, उनका संरक्षण वही पर्यावरण के अंग है। वो भी आदित्य जी का विषय रहा, उस पर उन्होंने काम किया, ये भी महत्वपूर्ण अंग है। तो आदित्य जी के विषय और काम, अनुभव से हम सभी प्रभावित हुए होंगे और कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए करेंगे, यही अपेक्षा आप सभी से करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा मिस ज्योति शर्मा मैडम से, जो कि ऑपरेशनल मैनेजर हैं स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सुल्तानपुर के,
और साथ में अद्वैत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी भी सक्रिय सदस्य हैं। और सामाजिक कार्यों में अद्वैत फाउंडेशन और स्पेक्ट्रम ग्रुप क्या क्या करता रहा है उसको संक्षेप में बात रखेंगे ज्योति मैडम। थैंक यू सर। पहले तो मैं अपने मुख्य अतिथियों और चेयरमैन सर, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब को और हमारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। और मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग इस बार 50वीं वर्षगांठ यानी 50वीं विश्व पर्यावरण दिवस बना रहे हैं। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था और आज के दिन पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा जो थीम चल रहा है पर्यावरण और हम हैं, और पूरा विश्व जो मना रहा है ओनली वन अर्थ है। तो पर्यावरण दिवस मनाने का रीजन भी कुछ ऐसा ही है कि आए दिन जो भी औद्योगिकरण है या तरह तरह की ग्रीन हाउस गैसेज है जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हम सभी उसको सुधारने के प्रयास में लगे हैं। इतनी तपती हुई गर्मी को देखते हुए, बहुत सारी जो रीजन्स हैं उसको देखते हुए ध्यान में हम यहाँ पर्यावरण के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था और जिसमें उनका थीम था कि पर्यावरण को कैसे हम लोग संरक्षित करें। हम लोग तमाम प्रकार की चीजें यूज करते हैं, हमारे घर में फ्रिज, एसी, कूलर, क्या क्या चीजें नहीं चलाते हैं। वो हमें लगता तो है कि हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे निकलने वाली गैसेज बहुत हानिकारक होती है जो पर्यावरण में जाकर उसे दूषित कर रही है। जिसका कारण यह है कि कितनी गर्मी है, कितनी सारी चीजें हैं। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे को मैंने पढ़ा था कि विश्व में 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। मतलब इतनी कमी है। अगर हम में से बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं। और हमारा अद्वैत फाउंडेशन इस पे काम भी करता है। अद्वैत फाउंडेशन के द्वारा संचालित ITI कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एकेडमी कॉलेज इस पर कार्य भी कर रहा है कि हर वर्ष कुछ न जगह जगह पे और अपने कैंपस में पेड़ों को लगाता है जिससे एनवायरनमेंट अच्छा मिल सके। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग पर्यावरण के लिए हो सके संरक्षण में। तो मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी पर्यावरण को संरक्षित करें। ग्रीन हाउस गैसेज जो ज्यादा यूज हो रही हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करें और इसको हम कम AC वगैरह यूज करके ही कर सकते हैं। और ये जो मौसमी घटनाएं हो रही हैं आए दिन, वो सब हम लोगों की वजह से ही हो रही है। जितना ज्यादा हम लोग भौतिक होते जा रहे हैं उतना हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मैंने पढ़ा है गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड। इट मीन्स कि अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो आपको अपने नेचर को संरक्षित करना होगा। वही हमारे लिए भगवान का रूप बनेंगे और पृथ्वी पर रहने के लिए नेचर का होना बहुत जरूरी है जो आए दिन विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। आप तमाम तरह की घटनाओं को भी देख रहे हैं, कहीं कुछ घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो प्रकृति का संरक्षण मानवीय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अद्वैत फाउंडेशन, स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस यही मैसेज देना चाहता है कि पेड़ों की कमी को पूरा करें, भौतिक वस्तुओं का उपयोग कम से कम करें और कोशिश ये रहे कि सबको प्रकृति से के साथ जुड़े रहने का मैसेज भी करें। यही मैं मैसेज देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति शर्मा मैडम। और अद्वैत फाउंडेशन और स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने शैक्षणिक संस्थानों और सभी उपक्रमों के परिसर में लगातार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण करता रहा है और साथ ही ऐसी ऑनलाइन संगोष्ठियां अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों तक यह संदेश पहुंचाता रहा है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते रहें और कैसे कर भी सकते हैं, इसके लिए भी प्रेरणा देता रहे। तो आपके विचार और आपका अनुभव हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को लाभान्वित करेगा। मैं निवेदन करूंगा विनय रॉय जी से कि वो अपना विषय, अपने सामाजिक जीवन जो पिछले कई वर्षों का उनका भी संघर्ष रहा है, पर्यावरण संरक्षण के अलग अलग आयाम होते हैं, हम
सभी केवल कई बार ये समझ लेते हैं कि पर्यावरण का मतलब पेड़ लगाना, पर्यावरण दिवस मतलब पेड़ लगाया, फोटो खिंचाई और हो गया। तो एक नया आयाम आदित्य त्रिपाठी जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया कि जल संरक्षण और जलीय जंतुओं का संरक्षण ये भी एक आयाम है और जिस पर काम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विनय रॉय जी ने भी अलग अलग प्रकार के काम किए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा विनय रॉय जी, जॉइंट सेक्रेटरी लीग ऑफ सिटीजन्स, अपना अनुभव हम सभी के बीच में रखें और हमारे सारे युवा दर्शकों को प्रोत्साहित करें कि कैसे वो भी कर सकते हैं। विनय रॉय जी। जी धन्यवाद भैया। आए हुए सभी विभिन्न संस्थानों से सभी महानुभावों का मैं इस मंच पे स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मैं लीग ऑफ सिटीजन्स एलओसी का संयुक्त सचिव के साथ साथ मैं इस संस्थान का प्रारंभिक व्यक्ति रहा हूं और शुरू से ही हमारा ये संस्थान सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहा है और पिछले कई वर्षों से सन 2015-16 से मैं निरंतर सफाई अभियान का बृहद रूप से अभियान चला रहा हूं, जिसकी एक थीम भी मैंने बनाया था, बस 2 घंटे का श्रमदान पूरा होगा मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत निरंतर हम लोग 1-2 घंटा समय निकालकर लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई, जैसे मोहल्ले में या पार्कों में या सड़कों पे कहीं भी एक काम करते रहे हैं। और साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई आयाम हैं और विभिन्न आयामों पे काम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को इतना ज्यादा दूषित होता जा रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हम लोग बहुत ही भयावह वातावरण देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है और 1000 पेड़ लगाने की जगह हम 100 पेड़ लगाएं और उसको संरक्षित करें, निगरानी से देखभाल हो नियमित रूप से, और साथ साथ जो हमारे कचरे होते हैं उसको सही तरीके से निष्पादित करके और उसको वो किया जा सकता है। पर्यावरण को होते नुकसान से बचाना कोई बड़ा काम नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता, हमें बस कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, ऊर्जा आदि को बचाएं, हमारे कचरे को सही तरीके से निपटाएं और सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फैलाएं। अधिक पेड़ लगाएं, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें और प्रत्येक सदस्य के लिए व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने से बचें। औद्योगिक कचरे को नियंत्रित करें। लगता यह आसान नहीं, लेकिन हमें केवल सतर्क रहने और हमारे कार्यों पर नियंत्रित रखने की जरूरत है और हम निश्चित रूप से बुरे प्रभावों को कम कर सकेंगे और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे। मेरी चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके आपके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों की निगरानी करें और अपने कार्यों की और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दूसरों को भी शिक्षित करें। हमें सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और योगदान करना चाहिए, जो पर्यावरण को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अगर हम सभी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएं तो कई प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं अपने आप
समाप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और बेकार अपशिष्ट पदार्थों को सही तरीके से निपटाने की सभी संभव तरीके खोजने चाहिए। हमारा ध्यान पूरी तरह ऊर्जा के नवीनीकरणीय और पुनः इस्तेमाल होने वाले स्रोतों के रखरखाव से जुड़ा होना चाहिए। ये ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। इसके साथ चारों तरफ पेड़ लगाएं, पेड़ लगाकर परिवार के साथ पर्यावरण दिवस मनाएं। विश्व में यह जागरूकता फैलाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। मत करो ऐसी चीजों का प्रयोग जिससे पर्यावरण के नुकसान में हो सहयोग। और सबसे अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, पर्यावरण की कमी करनी हो रक्षा तो सदैव करे पेड़ पौधों की सुरक्षा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय रॉय जी। कई सारे संदेश विनय रॉय जी ने अपनी बातचीत में समाहित किए और हम सभी ये जानते हैं कि जो बात मैंने पहले भी कही थी कि पर्यावरण केवल पेड़ नहीं, पर्यावरण उस हमारे चारों ओर की उन सारी चीजों से मिलके बना है जिसमें हम जिंदा हैं। चाहे वो हवा है, चाहे वो आवाज है, चाहे वो धरती है, मिट्टी है, पानी है, नदी है, पेड़ पौधे, सब कुछ यही पर्यावरण है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जब आज के दिन हम सभी बात कर रहे हैं तो जिन 2-3 आयामों के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा करी, हो सकता है सारे विषय आज हम लोग इस संगोष्ठी में ना कवर कर पाए, लेकिन क्योंकि बात यही है कि पर्यावरण का संरक्षण हमने अभी नहीं किया तो कल को हमारे आने वाली पीढ़ी या हो सकता है हमारे रहते ही हम अपने बुढ़ापे में इतनी समस्याएं देख लें पर्यावरण संबंधित, जैसे अभी वातावरण का टेम्परेचर आप सभी देखते हैं कि 50 पार हो जाता है। तो ये पहले नहीं हुआ करता था। आपने सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों से या अपनी पहले की आयु में देखा होगा कि ऐसा नहीं था पहले। अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा वेरिएशन रहता है टेम्परेचर में कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी, बारिश में अत्यधिक बारिश और ठंड में अत्यधिक ठंड। तो ये सब असंतुलन है पर्यावरण का और उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने आसपास, अपने वातावरण में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमारी जो भूमिका है हम वो पूरा निर्वहन उसका नहीं कर रहे हैं। हम केवल प्रकृति को और पर्यावरण को एक सामग्री, एसेट की तरह लेते हैं कि इसका उपयोग हमें करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे लेना है। लेकिन लेना है, रिचार्ज कैसे होगा? मोबाइल में डेटा है या फिर बैलेंस है, उसको अगर हम सारा का सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये प्रकृति है, इसके पास संसाधन लिमिटेड हैं, देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं लेकिन उन ज्यादा संसाधनों को भी बनने में कई वर्ष लगे हैं, कई लाखों वर्ष लगे हैं। और अगर हम उनका पूरा का पूरा दोहन कर लेंगे, पूरा का पूरा उपयोग कर लेंगे तो वो अगली पीढ़ी के लिए बचेंगे नहीं। उसके कई उदाहरण हैं। अभी ओजोन की भी बात आई, डायरेक्टर सर ने करी, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है। तो कैसे हो रही है? वो हम अत्यधिक ऐसे हानिकारक गैसेस और केमिकल्स का स्राव कर रहे हैं, उनका निकाल रहे हैं वेस्ट की तरह, जो जाकर वहां पर नुकसान कर रही है। तो ऐसे सारी चीजें हम अगर लिमिटेड संसाधनों का इस्तेमाल करते रहेंगे और रिचार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे और हमें अपनी पीढ़ी में अपने रहते रहते देखने को मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन अगली पीढ़ियों को वो चीज नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर कहीं ना कहीं हम सबके जीवन को वो प्रभावित करने वाली। तो आज की इस संगोष्ठी में आनंद सावरण जी, चेयरमैन स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एवं अद्वैत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, ज्योति शर्मा मैडम, ऑपरेशनल मैनेजर स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर आशीष दीक्षित, डायरेक्टर स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज,
आदित्य त्रिपाठी जी संयोजक ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, और विनय रॉय जी ज्वाइंट सेक्रेटरी लीग ऑफ सिटीजन्स, इन सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। मैंने भी शुरुआत से लेकर अभी तक कंक्लूड करने की कोशिश करी है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इन चारों ही संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत करीब से काम कर रहा हूँ। तो पर्यावरण के हर एक आयाम पे हम लोग पहुंच सकें। व्यस्तताएं बहुत रहती हैं, कई बार समय नहीं निकलता कि ऐसे कार्यक्रम कब किए जाएं। एक बार प्रश्न भी आया, कुछ मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम करने से लाभ क्या है। तो हम सबका अपना अपना दिमाग है, अपना अपना चलता है, लेकिन मेरा सीधा सीधा जवाब और हमेशा का कथन यही रहता है कि काम चाहे छोटा करिए या बड़ा करिए, अगर ये आप किसी को बताएंगे नहीं तो वो भी वैसे काम करने के बारे में सोचेगा नहीं। इसलिए प्रचार या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाए ना, ये बहुत जरूरी है, ताकि लोग उस ज्यादा से ज्यादा लोगों में से अगर 5%, 2% तो ही लोग प्रभावित हो गए, तो कहीं ना कहीं वो जो ज्योति है, वो जो अलग जगाने की बात चल रही है, वो बिल्कुल एक आगे बढ़ती चली जाएगी, दिए से दिया जलता जाएगा और पूरी श्रृंखला बनती जाएगी। शुरुआत अपने घर से, अपने वातावरण से, अपने मोहल्ले से, अपने ऑफिस से ऐसे ही होती है। कचरे का एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, जगह जगह गाड़ियां शोर मचाती रहती हैं आजकल, तो कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये जो कचरा निकालने की बात है, हम लोग ऐसा तो नहीं घर में ही रखते थे, लेकिन कचरे की कैटेगरी अलग अलग है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन और पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। हम सभी इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में दैनिक व्यवहार में लाएंगे। इसी संदेश के साथ आज का इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और सभी संस्थाओं के जो कार्यकर्ता होंगे, उनके शुभचिंतक होंगे, उनसे भी निवेदन है, अगर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो एक बार वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और हमारे पास जो भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो आपका जवाब वहां पर देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकें। शेष सभी बातें हैं हम सभी जीवन में उतारें, और कहीं ना कहीं आज पर्यावरण दिवस पे कोई एक ऐसा अच्छा काम कर लें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हो। अभी तक कमेंट बॉक्स में हम सबने देखा होगा कि केवल स्टूडेंट्स ही हैं जो स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हैं। कमेंट बॉक्स आपके स्क्रीन पे है। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं था, लेकिन फिर भी हम सभी इसको अपने जीवन में उतारेंगे और कुछ ना कुछ आज पर्यावरण दिवस पे ये संकल्प लेते हुए काम करेंगे कि ये पर्यावरण के जो संसाधन हैं वो केवल हमारे लिए नहीं है। हम अपने जीवन में रहते रहते इसको खत्म करके ना जाएं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको उतना ही ज्यादा बचा कर रखें जितना हमें मिला है। इसी संदेश के साथ मैं सभी अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आदित्य त्रिपाठी जी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी से, ज्योति शर्मा मैडम स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, डॉक्टर आशीष दीक्षित स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, विनय रॉय जी ज्वाइंट सेक्रेटरी लीग ऑफ सिटीजन्स, और आनंद सावरण जी, थोड़ा समय कम था उनके पास इसलिए अपने बीच में अभी नहीं है। तो मैं सभी की ओर से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद भी करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि इस सारी चर्चा को जीवन में उतारने की आप सभी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम आज समाप्त करता हूँ, और आगे इसी तरह से एक श्रृंखला में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।